हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और साथ में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट तो हम कर चुके हैं चैप्टर को, पहले भी हमने इसके काफी सारे टॉपिक्स अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। तो उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप अभी अगर अपने क्लासरूम में चारों तरफ देखें, अपने सराउंडिंग्स में देखें, तो आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे अभी आप अपने चारों ओर देखेंगे, अपने सराउंडिंग में देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो बनी हुई हैं लकड़ी से। जैसे कि टेबल है, चेयर है, आपका ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है। वहीं कुछ चीजें बनी हुई है प्लास्टिक से, जैसे कि आपका डस्टर है। इसके अलावा प्लास्टिक के आपके पास पेन होते हैं और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कुछ चीजें कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो बने हुए होंगे कागज के, जैसे कि आपके बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए होंगे कपड़े के, जैसे कि आपका स्कूल बैग है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये सभी कपड़े से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखोगे, अलग अलग मटेरियल्स देखोगे। दूसरी चीज ये है कि ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, ये अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर के हैं। बिल्कुल है, जैसे आप देखोगे कि ब्लैक बोर्ड जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, जो आपका स्क्रीन है ना, जहाँ स्क्रीन के थ्रू हम पढ़ पा रहे हैं, वो स्क्रीन भी कैसी है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई आप चीजें, जैसे स्कूल में फुटबॉल होती हैं, बॉल्स होती हैं, तो वो सभी कैसे होती हैं, सर्कल शेप की होती हैं। ठीक है, कुछ जो है स्क्वायर शेप की चीजें होती हैं, कुछ जो है अलग अलग शेप की होती है ना, और कुछ जो है ऐसे शेप होते हैं जो काफी डिफरेंट शेप होते हैं। ठीक, कलर की बात करें तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट जो है कुछ अलग कलर्स के हैं, अलग अलग कलर की हैं सारी चीजें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के क्या बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, इनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इनके मटेरियल के बेसिस पर कि जो प्लास्टिक से बनी हुई है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए, जो लकड़ी से बनी है, जो कागज से बनी है, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए। इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, या तो हम इनके आकार के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं कि जो चीजें गोल शेप की हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाए, जो चीजें रेक्टेंगल शेप की हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाए, जो स्क्वायर शेप की हैं उनका अलग ग्रुप बनाया जाए। ऐसे बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो है हम ऑब्जेक्ट्स के समूह बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ताकि क्या हो सके, देखो बच्चों, हम किसी भी वस्तु का समूह इसीलिए ही बनाते हैं, यानी कि ग्रुपिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारे लिए जो भी है ना, जिसका भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसकी स्टडी करना आसान हो जाए। अब स्टडी करना आसान हो जाए, दूसरी चीज हमारा टाइम भी बच जाए, काफी टाइम भी क्या हो जाए, सेव हो जाए। क्योंकि अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमारा काफी टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, और जो स्टडी है वो भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, काफी बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा कई सारी चीजों को याद रखने का। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्रुप करके, ग्रुप में उन्हें उनके ग्रुप बना करके उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारी एक तो स्टडी इजी हो जाए, एक तो टाइम भी ज्यादा जो है इस पे ना लगे, टाइम भी हमारा सेव हो जाए ज्यादा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ रहे थे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में।
ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पहली प्रॉपर्टी थी दिखावट, यानी कि अपीयरेंस। तो दिखावट में हमने बच्चों पढ़ लिया था कि वस्तुओं को अगर अपीयरेंस के बेसिस पर हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला हम कहें तो वो है जो ऑब्जेक्ट शाइनी होते हैं, और दूसरा है जो शाइनी नहीं होते, या हम कहें जो ऑब्जेक्ट लस्टरस होते हैं, दूसरे जो नॉन लस्टरस हैं यानी कि चमकदार नहीं होते हैं। तो उनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो दिखावट के आधार पर दो भागों में हमने किस प्रकार बांटा, एक तो जो शाइनी थे जिसमें हमारे मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो ये सारे ही कैसे हैं बच्चों, ये सारे ही चमकदार होते हैं, काफी शाइनी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, या गोल्ड होता है, या सिल्वर होता है, ठीक है, तो जो भी ये मेटल होते हैं, आपने देखा होगा जब आप नया नया लेकर के आते हो तो ये काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, है ना, काफी चमकदार होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होने लगते हैं, इनकी जो शाइन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो शाइन कम क्यों होने लगती है, क्योंकि बच्चों ये जिस प्रकार से ये जो मेटल्स है, शाइन कम इसीलिए होती है कि ये एयर के साथ, वाटर के साथ और मॉइस्ट एयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, जिस वजह से ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और इनकी जो ये शाइनी, या हम कहें ये जो चमकदार हैं, या जो इनका ये शाइनीपन है, या जो ये शाइनी है, तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कम होने लगता है इसका मतलब ये नहीं कि ये शाइनी नहीं है, ये शाइनी है, लेकिन एयर में एक्सपोज होने की वजह से ये जो है शाइनी इतने ज्यादा फिर नहीं रह पाते। अगर आप किसी भी फ्रेशली कट मेटल लोगे, यानी कि कोई भी ताजा कटा हुआ आप धातु लोगे, तो आप देखोगे वो काफी कैसा होता है, चमकदार होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे धातु जो कि कैसे हैं, लस्टरस हैं। फिर बात करते हैं जो नॉन लस्टरस है, उसमें ज्यादातर हमारे नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे कि लकड़ी है, इसके अलावा बात करें हम तो सल्फर है। ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी नॉन लस्टरस होते हैं, और ये क्या है, सभी नॉन मेटल भी है, क्योंकि ये शाइनी नहीं होते। अगर इन्हें ताज़ा काटा जाए तभी भी ये शाइनी नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे डायमंड के बारे में। अब डायमंड आपको पता है कितना शाइनी होता है, कितना चमकदार होता है ना, सबसे ज्यादा शाइनी डायमंड होता है। लेकिन बच्चों जो डायमंड है वो ऐसा शाइनी नहीं होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो डायमंड है ये कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो डायमंड है क्या, एक नॉन मेटल है, ठीक। दूसरी चीज, एक नॉन मेटल और है जो कि है आयोडीन। आयोडीन कैसा नॉन मेटल है, वो एक लस्टरस नॉन मेटल है, यानी कि वो नॉन मेटल तो है लेकिन कैसा है, शाइनी नेचर का है, शाइनी है, उसमें चमक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एक्सेप्शनल केस बन जाता है आयोडीन वाला, ठीक है। चलिए फिलहाल खैर आपको ये इतना ही ध्यान रखना है, अपीयरेंस के बेसिस पर दो भागों में हम बांटते हैं, लस्टरस और नॉन लस्टरस। फिर हमने बात की थी बच्चों कठोरता, यानी कि हार्डनेस की। अब कठोरता के आधार पर भी हम मटेरियल्स को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे कठोर, और दूसरे होते हैं हमारे कोमल मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन से कठोर हैं, कौन से कोमल है। खैर नाम से तो आप बता सकते हो, जैसे आपको कहा जाए कि रुई क्या है, कठोर है या कोमल है, तो आप आसानी से बता दोगे कोमल ही है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि लोहे की रॉड क्या है, कठोर है या कोमल है, तो आप बता दोगे कोमल है, सॉरी कठोर है, ठीक है। तो ये कैसे आप बता पा रहे हो कि कौन सा मटेरियल कठोर है और कौन सा मटेरियल कोमल है, कैसे आप बता पा रहे हो। जैसे आपसे मैं कहूँ कि कोई रुई है, रुई से बनी हुई कोई स्वेटर है, तो वो कोमल है या कठोर है, आप कहोगे कोमल है,
ठीक है, तो कैसे आप बता पा रहे हो? क्योंकि इनकी क्या है, एक स्पेशल क्या होती है बच्चों। चलिए इनके डेफिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं। तो कठोर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको ना तो संपीड़ित किया जाता है ना ही खरोचा जा सकता है, ठीक है। और जो कोमल मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स जिनको आसानी से संपीड़ित भी किया जा सकता है और आसानी से खरोचा भी जा सकता है, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे कोमल। जैसे कि बात करते हैं रुई की ही बात ले लेते हैं, तो रुई भी कैसी है, उसको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे रुई का साइज पहले बड़ा होता है, तो उसको जब हम उंगली के बीच में रख करके क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो रुई के अंदर जितनी भी हवा भरी हुई होती है या ट्रैप रहती है वो सारी एयर बाहर आ जाती है और रुई जो है कंप्रेस हो जाती है, उसका साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, रुई को हम आसानी से किसी नुकीली चीज से खरोच सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास चाबी है ना, आपकी किसी व्हीकल की, कार की या बाइक की, तो उससे अगर हम खरोचना चाहें रुई को तो आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, रुई को बिल्कुल कर सकते हैं। तो रुई क्या हो गई, एक सॉफ्ट मटेरियल हो गया। रुई की जगह अगर हम एग्जांपल ले स्पंज का, ठीक है, स्पंज आप सभी जानते हैं, ठीक है, पोरस स्पंज होता है और उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है। हालांकि उसमें काफी छेद होते हैं लेकिन फिर भी वो वाटर को होल्ड कर लेता है। स्पंज आपने देखा होगा, हम यूज करते हैं कई जगहों पर। तो स्पंज भी कैसा है, सॉफ्ट ही है। स्पंज को भी जब हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो भी एयर ट्रैप रहती है वो सभी एयर बाहर आ जाती है, ठीक है, जिस वजह से उसे कंप्रेस किया जा सकता है। दूसरा, उसको आसानी से खरोचा भी जा सकता है, इसीलिए वो भी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। चलिए, और हार्ड मटेरियल की अगर बात करें तो जैसे लोहे की रॉड की हमने बात की, तो उसको हम कितना भी उंगलियों के बीच में रख ले, है ना, कैसे भी कंप्रेस करने की कोशिश करें वो कंप्रेस नहीं होगा। दूसरा, उसे हम खरोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे हार्ड मटेरियल। जैसे डायमंड की बात करें, कोई भी मेटल है, सभी क्या होते हैं, लगभग सभी हार्ड मटेरियल ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया था। फिर हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में भी बात कर ली थी कि घुलनशील और अघुलनशील। अब जैसे आपने पानी में नमक डाला तो नमक क्या हो गया, पानी में अच्छे से घुल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, पानी में कुछ है ही नहीं, है ना, पानी आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है। जबकि नमक भी पानी में होता है लेकिन नमक क्या है, पानी में घुल जाता है आसानी से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नमक क्या है, घुलनशील है। वहीं अगर हम देखें चॉक पाउडर को, तो चॉक पाउडर को हम पानी में डाल के घोलने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो चॉक पाउडर है वो पानी में नहीं घुलता, वो या तो ऊपर तैरता रहेगा या तो नीचे बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, चॉक पाउडर। और हमें जो है अपनी नेकेड आईज से भी चॉक पाउडर साफ दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि चॉक पाउडर कैसा है, अघुलनशील है, ठीक है। तो हमने कई सारी ऑब्जेक्ट्स लिखे थे, कई सारे सैंपल्स देखे थे जिनको हमने घुलनशील और अघुलनशील में क्लासिफाई किया था। जैसे रेत थी, सॉडस्ट, चॉक पाउडर, शुगर, सॉल्ट, कई सारे हमारे पास, हमने कई सारे मटेरियल चीजें ली थी, ठीक है। दूसरी इनसॉल्युबल में भी हमने देख लिया था। फिर हमने बच्चों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी। तो सॉलिड तो आप जान चुके हैं, जैसे हमने शुगर और ये चॉक पाउडर वाला एग्जांपल लिया। वैसे लिक्विड में हमने कैरोसिन ऑयल और विनेगर के की बात की थी कि जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं है वाटर के साथ। वो क्या होता है, पानी में ऊपर तैरता रहता है, एक अलग लेयर बना लेता है। जबकि विनेगर पानी में अच्छे से घुल जाता है। तो लिक्विड भी, कुछ लिक्विड जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। वैसे ही हमने गैसेस की भी बात की थी कि जैसे ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई रहती है। वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, ठीक है, वो सभी कैसे सरवाइव करते हैं, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसी को ही इनहेल करके वो अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। तो यानी कि पानी में गैस घुल सकती है, यानी कि वो क्या है, सॉल्युबल है। तो कुछ गैसेस सॉल्युबल होती हैं, कुछ गैसेस इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है,
होमवर्क भी आपको दिया गया था, आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट हमने डेंसिटी की बात की थी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी में भी हमने देख लिया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो पानी में तैरते हैं। तो हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे एक सूखी हुई पत्ती को हम पानी में अगर डाल दें तो हम क्या देखेंगे कि सूखी हुई जो पत्ती है वो क्या हो जाती है, पानी में तैरती है। यानी कि सूखी हुई पत्ती की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी के घनत्व से कम है। ठीक है, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा कंटेनर ले सकते हो और उस कंटेनर में अपने आसपास की कई सारी चीजों को, जिन चीजों को आप पानी में डाल सकते हो, ठीक है, उस कंटेनर में आप डाल सकते हो। उन चीजों को आपको क्या करना है, पानी में डालना है। ठीक है, अब वो चीज कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या काम की चीज नहीं होनी चाहिए, आप कोई रैंडम चीज ले सकते हो। ठीक है, वो आपको कंटेनर में डाल देनी है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है पानी में डूब जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में तैरते रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो पानी में डूब रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो पानी में तैर रहे हैं उनकी डेंसिटी कम है। किससे हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ये हम कंपेयर कर रहे हैं पानी की डेंसिटी से। ठीक है, जैसे अगर हम मस्टर्ड ऑयल को इस पानी में डालते हैं, ठीक है, यानी कि सरसों के तेल को डालेंगे अगर हम पानी में, तो सरसों का तेल क्या करेगा, पानी में ऊपर तैरेगा। तैरेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि सरसों के तेल की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इस वजह से वो फ्लोट करता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया है कि कुछ वस्तुएं फ्लोट करती हैं तो क्यों करती हैं, कुछ वस्तुएं सिंक करती हैं यानी कि डूब जाती है तो क्यों डूब जाती है। ठीक है, ये अब आप समझ गए हैं। तो अब आसानी से आप ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हो, पानी से उसकी डेंसिटी कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए, चलिए, तो यहाँ पर लिक्विड्स की बात भी हो गई थी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, या ट्रांसपेरेंसी को हम कहते हैं बच्चों पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता के बारे में बात करते हैं। अब आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हो जहां पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन आ शॉप। तो एक दुकान में आपको इस तरीके से क्या दिख रहे हैं, ये जो डब्बे दिख रहे हैं। अब इन डब्बों के अंदर क्या चॉकलेट, क्या टॉफी, क्या कोई भी चीज रखी हुई है, तो आप आसानी से देख करके बता सकते हो ना कि आपको क्या खाना है। आपको च्युइंगम खाना है तो आप च्युइंगम वाले डब्बे पे देखोगे कि कौन सा कलर का है, कौन सा फ्लेवर है। ठीक है, या आपको टॉफी खानी है तो आप देख सकते हो कि कौन सी वाली टॉफी आपको खानी है, कौन से फ्लेवर की खानी है। तो आप आसानी से इन पे ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं या ये जो बॉटल्स रखी हुई हैं, इनमें देख करके आसानी से बता सकते हो, है ना? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे आप बता पा रहे हो, क्योंकि ये बॉटल्स कैसी हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि पारदर्शी हैं। कैसी बॉटल्स हैं, इनके आर पार आप देख पा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपके घर पे कोई स्टील का बड़ी बॉटल है, स्टील की बॉटल है या स्टील का कोई बड़ा डब्बा है। उस स्टील के डब्बे के अंदर अब दो स्टील के डब्बे हैं। ठीक है, अब आपने एक डब्बे के अंदर तो टॉफीज रख दी बहुत सारी। ठीक है, और एक डब्बे के अंदर आपने बहुत सारी पेंसिल्स रख ली है। ठीक है, अब मान लीजिए डब्बा रखे हुए हैं, दोनों स्टील के डब्बे हैं और कैसे हैं, ओपेक है। ओपेक यानी कि जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। तो ओपेक डब्बे हैं, मेटल के बने हुए हैं, है ना? मान लो वो है लोहे के बने हुए डब्बे हैं दो। उनके अंदर एक में टॉफी है और एक में आपने कोई पेंसिल रबर ये चीजें रख दी। अब आपको टॉफी खानी है। ठीक है, तो आप बाहर से देख करके बता पाओगे क्या कि कौन से डब्बे के अंदर टॉफी है, कौन से डब्बे के अंदर पेंसिल है? नहीं बता पाओगे ना। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि ये जो डब्बे हैं, ठीक है, जो कंटेनर्स हैं, ये कैसे हैं, ये ओपेक हैं। ठीक है, आप इनके आर पार नहीं देख सकते हो, इसीलिए आप जो है गेस भी नहीं कर सकते हो कि किसके अंदर होगा टॉफी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड so that you are not seen by other. Why did you choose those places? Would you have tried to
would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not. तो चलिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि आपने तो हाइड एंड सीक यानी कि छुपम छुपाई वाला गेम जो है वो तो खेला होगा, है ना? खेला है, हम सब खेलते थे बचपन में हाइड एंड सीक। ठीक है, तो हाइड एंड सीक में आप करते क्या थे? आपको छुपना होता था ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई ढूंढ ना पाए। तो आप क्या करते थे? ऐसी जगह को ढूंढते थे जहां पर आपको कोई ढूंढ ना पाए और वहां पर जाके छुप जाते थे। तो क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर छुपे हो जहां पर मान लीजिए कोई ग्लास का डोर है, ठीक है, कोई ग्लास की विंडो है, ठीक है, क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर छुपे हो? बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्योंकि ग्लास की अगर विंडो होगी तो उसके आर पार तो दिख जाएगा। अगर आप उसके आर पार, अगर आप उसके पीछे छुपते हो तो जो आपको ढूंढ रहा है वो तो आपको आसानी से देख लेगा, बिल्कुल देख लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज के पीछे छुपे हो जिसके पीछे आपको कोई नहीं देखेगा, है ना, तब आप बच जाते हो। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी ट्रांसपेरेंट चीज के पीछे नहीं छुपोगे। क्यों नहीं छुपोगे? क्योंकि उसके पीछे आप आसानी से पकड़े जाओगे। इतना आपको समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसको बांट देते हैं तीन भागों में। एक होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है फिगर 2.7। 2.7 में आपको क्या दिख रहा है? ए, बी और सी में। तो सी में आपको क्या दिख रहा है? सी के पास ये जो इस तरीके से शीट है, ये कैसी शीट है? ये कैसा मटेरियल है? ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके आर पार आपको ये जो पर्सन पी है, इस पर्सन पी की इमेज दिख रही है ना? आप इस ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, ठीक है, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये कैसा है? इसके आर पार आप क्या देख पा रहे हो? पर्सन पी को साफ साफ देख पा रहे हो। ठीक है, पर्सन पी का चेहरा आप आसानी से देख पा रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इमेज बी की बात करें तो इमेज बी में आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो मटेरियल है, इसके आर पार आपको ये पता तो चल रहा है कि कोई पर्सन पी वहां पर है, लेकिन आपको उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि आपको पता चल रहा है कि कोई है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम बात करते हैं हमारे घर में जो पर्दे होते हैं ना, कर्टन्स। तो कर्टन्स के पीछे अगर कोई छुप जाता है तो आपको ये तो पता चलता है कि कर्टन्स के पीछे कोई छुपा हुआ है, लेकिन कौन छुपा हुआ है आप एग्जैक्टली उसको नहीं बता सकते हो कि कौन छुपा हुआ है। इतना क्लियर है? तो यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हमें पूरे तरीके से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, थोड़ा ब्लर हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं ए वाली इमेज पर। अब ए में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन पी है, इसको हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू या इस मटेरियल के थ्रू बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सा भी, यानी कि हल्का फुल्का ब्लर भी नहीं देख पा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। अब तीनों तरह के ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे कि इमेज ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में हैं, ठीक है, तो रूम में जो है एक लकड़ी का दरवाजा है। तो जब आप लकड़ी का दरवाजा लगाते हैं और मान लीजिए दरवाजे के दूसरी तरफ भी कोई खड़ा है, तो क्या आप उसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, है ना, क्योंकि बीच में लकड़ी का दरवाजा है और लकड़ी क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो हमें आर पार देखना अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम पूरा तो नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हल्का फुल्का देख सकते हैं, यानी कि ब्लर विजन है।
ठीक है, जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, जैसे आपने फ्रॉस्टेड ग्लास देखे होंगे, जैसे वॉशरूम्स में, जैसे आप कभी किसी होटल के या किसी भी वॉशरूम में आप गए हो तो आपने देखा होगा वहां पर जो है ट्रांसल्यूसेंट ग्लास लगाए जाते हैं, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि अंदर कोई है, लेकिन हम कंप्लीटली ऐसा नहीं देख सकते कि कौन है। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम कंप्लीटली देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स कहें या वस्तुएं कहें। ठीक है, तो जिनके आर पार हम बिल्कुल देख पाते हैं, जैसे अभी हमने बात की जैसे शॉप है, तो शॉप में शॉपकीपर जो कंटेनर्स रखते हैं जिनमें वो टॉफी कैंडीज वगैरह रखते हैं, तो वो कैसे कंटेनर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि आप उनके आर पार देख पाए। ठीक है, और जो भी कैंडी आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, there are some material through which you are not able to see, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, these are called opaque, तो उन्हें कहा जाता है opaque ऑब्जेक्ट। opaque यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, तो आप नहीं कह सकते एक बंद लकड़ी के डब्बे में क्या रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं बता सकते आप। कार्डबोर्ड, कार्टन और अ मेटल कंटेनर, या किसी धातु का कोई, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा बक्सा है, ठीक है, एक बड़ा कंटेनर है, वो बना हुआ है धातु से, अब उसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ है वो बाहर से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसी वस्तुएं हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कोई धातु हो गई। क्लियर है इतना? चलिए, do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो हम सारे मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट को बिना कंफ्यूजन के क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेपर की शीट लेनी है एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब, और उसके थ्रू क्या करना है, लाइट बल्ब पर देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपने जो भी ऑब्जर्व किया उससे आपको क्या करना है, नोट बना लेना है, लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया। अब आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, अब आपको उसी शीट पर तेल की कुछ बूंदे लगा देनी है। अब आपको फिर से लाइट की तरफ देखना है, जहां पर तेल लगा हुआ है उस पोर्शन से आपको लाइट की तरफ देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? अब आपको दिखेगा कि बल्ब जो है वो पहले की मात्रा में अब ज्यादा अच्छे से विजिबल है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, पर क्या आप ऑयल्ड पेपर के थ्रू साफ देख पा रहे हो? तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके आर पार, मटेरियल्स विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, जिनके आर पार आपको वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देंगी, हल्का फुल्का आपको दिखाई देगा, उन्हें कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल? आप ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के कुछ और एग्जांपल, जैसे कि आपने एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि बटर पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, बाकी आप कुछ और एग्जांपल भी इसके लिख सकते हो। चलिए अब आगे, वी हैव लर्नड बट दैट मटेरियल्स differ in their appearance and the way they mix in water और other liquid। हमने देखा है कि मटेरियल जो है दिखने में अलग होते हैं, और जब हम उनको पानी के साथ या किसी और लिक्विड के साथ मिलाते हैं तभी भी क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो तैरते हैं, कुछ जो है वो डूब जाते हैं, कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो मटेरियल्स को ग्रुप किया जा सकता है उनके सिमिलैरिटी या उनके डिफरेंसेस के
उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस, जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनमें जो भी सिमिलैरिटीज है, उनमें जो भी डिफरेंस है, उनके आधार पर हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। अब लास्ट में ये क्वेश्चन आया है कि हमें मटेरियल्स को जो है ग्रुप करना ही क्यों है। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। तो देखो पहली चीज है हमारे कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि घर में वी यूजुअली स्टोर, जैसे घर में हम क्या करते हैं, जहाँ पर खाने का सामान है उसको अलग स्टोर करते हैं। ठीक है, वॉशरूम का सामान है उसको अलग स्टोर करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो ठीक है, तो हमारे कन्वीनियंस के लिए। देयर इज अनदर रीजन, अब एक दूसरा रीजन भी है व्हाई वी फाइंड such grouping useful. Dividing material in group make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. तो दूसरा पॉइंट ये है, देखो पहला पॉइंट ये है हमारी कन्वीनियंस के लिए, जैसे हम घरों में भी करते हैं, है ना, ग्रोसरीज अलग रख लेते हैं, ग्रोसरीज में भी दाल अलग रख लेते हैं, चावल अलग रख लेते हैं, मसाले अलग रख लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा वॉशरूम का सामान होता है, साबुन, तेल, ये सारी चीजें, कंघी, शैम्पू, ये सारी चीजें क्या कर लेते हैं, अलग रख लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है हम किस लिए करते हैं ग्रुपिंग, क्यों हमारे लिए यूजफुल है। पहली चीज तो ये क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, और हम जो है यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम और आगे फर्दर सीनियर क्लासेस में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ड क्या होते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि हार्ड मटेरियल्स क्या हैं। इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। लस्टरस क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। मटेरियल्स क्या होते हैं, ये आपको पता है। मेटल्स क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है, रफ क्या होता है, सॉल्युबल क्या है, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में अब आपको पता चल गया है। यहाँ पर बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, देखो ट्रांसल्यूशन के एग्जांपल हमने देख लिए, जैसे कि बटर पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल आपको नोट करनी है, ये आपका होमवर्क है। बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, जैसे लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है। ठीक, इसके अलावा धातु है यानी कि मेटल है, मेटल से बना हुआ कोई कंटेनर है, ये भी कैसे है, ट्रांसल्यूशेंट है, सॉरी ओपेक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। तो जैसे हमारे पास क्लियर है, क्या है, ग्लास होता है। ठीक है, विंडो ग्लास होता है, तो ये सभी कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये हम पॉलीथीन की बात करते हैं, तो पॉलीथीन भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। पानी की बात करें या हवा की बात करें, एयर की बात करें, तो ये सभी कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। सिंपल, क्लियर है इतना। चलिए बच्चों, तो आपको ये चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पर समरी लिखी गई है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, समरी में वही है जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर है इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।